हेलो फ्रेंड्स। होप आप सब इस कोरोना काल में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लगा हुआ है और बीते हुए फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न अभी जाना है। बहुत सारे लोगों से कॉल आ रहे हैं, हमें वो पूछ रहे हैं टैक्स स्लैब चेंज हुआ है नहीं, न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम हमारे लिए बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रिजाइम। ये सब क्वेश्चन फाइनेंस एक्ट 2020 के कारण उठ रहे हैं। उसमें निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स पेयर को ऑप्शन दिया है, या तो टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स पुराने वाले तरीके से भर रहे हैं वैसे ही अभी भी भरें। इट मीन्स जो लास्ट ईयर जो लिमिट था वही इस साल एप्लीकेबल हो जाएगा एज इट इज़। दूसरा ऑप्शन सेक्शन 115 BSC के थ्रू दिया हुआ है। सो आज हम लोग सेक्शन 115 BSC को ही पूरा निचोड़ने वाले हैं। एक बार आपको 115 BSC सेक्शन की पूरी जानकारी मिल जाए, देन यू कैन कंपेयर बोथ द सेक्शन एंड जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा ओल्ड और न्यू वो आप ऑप्ट कर सकते हो। सो नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 115 BSC इन डिटेल। सबसे पहले सेक्शन की बेसिक जान लेते हैं। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है। ये फाइनेंस एक्ट 2020 का मतलब होगा 1/4/2020 के बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर होंगे उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल किस पे होगा? इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होगा और HF पे एप्लीकेबल होगा। इंडिविजुअल चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, इट विल बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ देम। यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का नहीं दे रखा है। अब इसके रेट ऑफ टैक्स के जो स्लैब है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने वो कैसे दिया है? 2.5 लाख तक इनकम है उसमें टैक्स स्लैब में रेट ऑफ टैक्स है वो 0 है। 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% रेट ऑफ टैक्स है। 5 से 7.5 लाख के बीच में 10% रेट ऑफ टैक्स है। 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% रेट ऑफ टैक्स है। 10 से 12.5 लाख के बीच में 20% रेट ऑफ टैक्स है और 12.5 से 15 लाख के बीच में 25% रेट ऑफ टैक्स है और 15 लाख के अबू 30% रेट ऑफ टैक्स है। अब ये तीन जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं कि 87A जो रिबेट है, जो 12,500 की रिबेट मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजाइम में, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक हो तो वो रिबेट न्यू टैक्स रिजाइम जो ये ऊपर वाली स्लैब दे रखी है उसमें भी एप्लीकेबल होगी। तो आंसर इज यस, 87A की रिबेट ओल्ड में भी मिलेगी, आपको न्यू में भी मिलेगी। सेकंड जो बेसिक क्वेश्चन रहता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जिनको अपन स्पेशल इनकम बोलते हैं, वो किस रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, वो लगते थे। और न्यू टैक्स रिजाइम में वो सेम एज इट इज़ ही है, जो रेट ऑफ टैक्स स्पेशल इनकम पे होंगे वही लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक इनकम की बात हो रही है। और सरचार्ज एंड एजुकेशन फीस के बारे में अगर अपन जानते हैं तो सरचार्ज और एजुकेशन जो पुराने टैक्स रिजाइम में था वैसे ही वो न्यू टैक्स रिजाइम में एप्लीकेबल हो, उसमें कोई भी बाइफर्केशन गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ भी गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स स्लैब का बेनिफिट दिया है उसके अगेंस्ट बहुत सारी कंडीशन रखी हुई है। और सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक जो इस स्कीम का है कि बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन थे उनको गवर्नमेंट ने छीन लिया है अगर अपन ये स्कीम लेंगे तो। सो वी विल डिस्कस बिलो मेंशन इंसेंटिव अवेलेबल इन ऑल टैक्स रिजाइम आर नॉट अवेलेबल इन अल्टरनेट टैक्स रिजाइम। जो नया टैक्स रिजाइम उसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, तो मैंने इसको हेड वाइज सेग्रीगेशन कर रखा है। से सैलरी हेड है, बिजनेस हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, उन सबका सेग्रीगेशन करके रखा है ताकि समझने में सबको ईजी रहे। सो हम लोग अगर कोई सैलरी पर्सन है उसके लिए जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में बहुत सारी एग्जम्पशन थी वो अब न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी, उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 था, वो लीव ट्रायल कंसेशन की एग्जम्पशन देता था, वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एक सेक्शन 10(13)A है जो हाउस रेंट अलाउंस, जो HRA सबको पता होगा, HRA की छूट मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजाइम में। ये सबसे फेवरेट सेक्शन सैलरी वालों का हुआ करता था, उसकी अब छूट न्यू टैक्स रिजाइम अगर ऑप्ट करते हैं तो नहीं मिलेगी। उसके बाद एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 है, इसमें एक रूल दे रखा है, रूल 2BB। उसमें बहुत सारे अलाउंस की लिस्ट दे रखी है। उन सब की गवर्नमेंट ने बोला न्यू टैक्स रिजाइम में आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। उसमें एक नोटिफिकेशन नंबर 38 इशू किया गवर्नमेंट ने, उसमें से 4 अलाउंस छोड़ दिए। मतलब स्पेशल अलाउंस पूरे थे वो, पहले एक बार तो गवर्नमेंट ने बोला उनकी छूट नहीं मिलेगी, फिर एक नोटिफिकेशन निकाला 38 नंबर, उसमें बोला ये 4 अलाउंस की ही छूट मिलेगी, बाकी जो भी स्पेशल अलाउंस है उनकी छूट नहीं मिलेगी। उसमें से देखो डेली अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है,
और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इन चारों की छूट मिल जाएगी। कंडीशन एक है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट तभी मिलेगी जब वो स्पेशल एम्प्लॉय हो। स्पेशल एम्प्लॉय मतलब ब्लाइंड हो, डीफ हो, डम हो एंड हैंडीकैप हो। पॉइंट नंबर 4 पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रखा है, इसकी अलग से हिस्ट्री है। गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट के थ्रू 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था। वो पहले लॉ में नहीं हुआ करता था। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो था नॉर्मल एम्प्लॉय को भी मिलता था और स्पेशल एम्प्लॉय दोनों को मिलता था। जब गवर्नमेंट ने ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमेंडमेंट लाया तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए बंद कर दिया। मतलब नॉर्मल एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट नहीं मिलती थी। ओनली हैंडीकैप और जो डिफरेंटली एबल हैं, ब्लाइंड है, डीफ है, डम है और स्पेशल जो एम्प्लॉय हैं, उनको ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट मिलती थी। वो 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको मिलता था। वो अभी भी गवर्नमेंट ने जो न्यू टैक्स रिजाइम उसमें भी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस ओनली उनको ही दे रखा है जो स्पेशल एम्प्लॉय है। तो आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। एक थोड़ा सा एक खाने के रिगार्डिंग परक्विजिट मिलता था, उसकी भी न्यू टैक्स रिजाइम में वो छूट मिलेगी नहीं। तो मतलब अपन एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एक बार वापस समराइज कर देते हैं। एक बार तो स्पेशल अलाउंस सेक्शन 1014 में जो भी दे रखे हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है, वो डिसअलाउ है। अब अपन जो नीचे 4 डिडक्शन अलाउंस दे रखे हैं उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 38। डेली अलाउंस अलाउ कर दिया है न्यू टैक्स रिजाइम में, ट्रैवलिंग अलाउंस अलाउ कर दिया है न्यू टैक्स रिजाइम में, कन्वेंस अलाउंस अलाउ है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ डिफरेंट स्पेशल एम्प्लॉय अलाउ कर दिया है। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। एक सेक्शन 1017 करके है, वो अलाउंस MP MLA को अलाउंस करता है, वो भी न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउ नहीं होगा। एक सेक्शन 1032 है, माइनर चाइल्ड से रिगार्डिंग 1500 रुपये पर मंथ का एग्जाम्पशन मिलता था। मतलब आपको पता है माइनर जो चाइल्ड होता है जो 18 साल से कम होता है, उसकी इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है। तो पेरेंट्स को 1032 का अंदर एक एग्जाम्पशन मिलता था 1500 रुपये पर मंथ का, वो नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 10 से रिगार्डिंग सब एग्जाम्पशन थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए। एक सेक्शन 1012 का एग्जाम्पशन आता है स्पेशल इकोनॉमी जोन, जिसको SEZ बोलते हैं, वो भी न्यू टैक्स रिजाइम में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आपको पता है जब सैलरी एड का कंपटीशन करते हैं, किसी भी सैलरी का कंपटीशन करते हैं, तो एक सेक्शन 16 में 3 तरह के डिडक्शन दे रखे होते हैं। ये तीनों तरह के डिडक्शन ही इसमें न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउ नहीं होंगे। ये 3 तरह के डिडक्शन इस प्रकार है, जैसे 16(1)(a), इसमें स्टूडेंट डिडक्शन 50,000 रुपये का दे रखा है। ये गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी चोट एम्प्लॉय पे करी है, स्टूडेंट डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउ नहीं किया है। सेक्शन 16(2) है, उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा था, उसकी छूट एम्प्लॉय को मिलती थी, वो भी न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। और 16(3) है प्रोफेशनल टैक्स का। वो प्रोफेशनल टैक्स में क्या होता है, स्टेट वाइज गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स लगा भी सकती है, नहीं भी लगा सकती। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स लगाती नहीं है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स लगाती है। तो इसका छूट इनकम टैक्स में सैलरी एड में मिलता था, वो न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा। ये तो अभी जो भी अपन ने सैलरी से रिगार्डिंग थे सब डिस्कस कर दिए। अब थोड़ा हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है उसमें आ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में जो एक तो 2 तरह की हाउस प्रॉपर्टी होती है, SOP होती है, LOP होती है। मतलब SOP का मतलब होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो हमने किसी को रेंट पे नहीं दे रखी है। वही LOP का मतलब होता है किसी को किराए पे दे रखी है। 2 तरह की प्रॉपर्टी होगी, या तो अपने खुद का होगा या किसी को रेंट पे दे रखा होगा अपने। जो खुद का होता है उसमें गवर्नमेंट जो होम लोन लेते हैं, आपने मतलब ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट्स हैं या टैक्स पेयर हैं सबको पता होगा, होम लोन में इंटरेस्ट की छूट मिलती है। जो होम लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट जो लगता है उसकी गवर्नमेंट छूट देती है। इंटरेस्ट 2 तरह की प्रॉपर्टी का हुआ, SOP का हुआ, LOP का हुआ। SOP मतलब जो खुद अपन रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का अगर इंटरेस्ट है तो न्यू टैक्स रिजाइम में उसकी छूट नहीं मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसकी छूट 2 लाख रुपए तक मिलती थी, वो न्यू टैक्स रिजाइम में गवर्नमेंट ने उस पर या उसको डिसअलाउ कर दिया है। अब रही बात जो LOP है, जो किसी को रेंट पे दे रखी है प्रॉपर्टी, उस पर लोन ले रखा अपन ने, तो उसकी छूट, उसकी इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम वो छूट लेने के बाद नेगेटिव जाता है, जैसे 2 लाख रुपए नेगेटिव चला गया, 1 लाख रुपए नेगेटिव चला गया, इवन 10 रुपये भी नेगेटिव चला गया, तो उसको अपन लोग किसी और हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे। इसे समझ लीजिए, अपन समझ सकते हैं जैसे आपने एक किराए पे 10,000 रुपये की किराए पर मंथ के हिसाब से किसी को प्रॉपर्टी दिया, तो साल का किराया होगा 1,20,000 रुपये। 1,20,000 में से 30% तो गवर्नमेंट जो है ना वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% का, वो निकाल देती है। तो 1,20,000 में से 30% गए तो 84,000 बचे। अब जैसे आपने उस पर होम लोन ले रखा है उस प्रॉपर्टी पे और आपका 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो रहा है, तो आपकी 84 माइनस 1 लाख करेंगे तो माइनस के 12,000 रुपये आ जाएंगे। माइनस के 12 क्या 16,000 रुपये आ जाएंगे,
ये 16,000 रुपये क्या था कि आपकी कोई दूसरी इनकम थी ना, उसमें सेट ऑफ हो जाते थे, तो आपको 16,000 का और बेनिफिट मिल जाता था। न्यू टैक्स रिजाइम में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो छूट मिल जाएगा, बट लेट आउट प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा वो किसी भी हेड में सेट ऑफ नहीं होगा। आपको आई थिंक आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एसओपी और एलओपी का। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मेरे फ़ोन पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो आप। अभी अपन चलते हैं बिजनेस साइड पे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा जो जनरल बिजनेस है उसके लिंक में नहीं है, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। और बाकी बहुत सारे जो डिडक्शन है वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए, बड़े बिजनेस के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, जो नॉर्मल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे टी कॉफ़ी रफर का जो बिजनेस था 33 AB में, वो नहीं मिलेगा। 33 ABA में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस का था वो नहीं मिलेगा। 35(1)(12)(2) में ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, बट नॉर्मल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। फिर एक अदर सोर्सेज इनकम होती थी, जैसे मतलब हेड कैसे सेग्रीगेशन कर रखे, कोई भी आदमी होगा या तो सैलरी पे जा रहा होगा, या वो बिजनेस कर रहा होगा, या अपने रेंटल इनकम होगी जो हाउस प्रॉपर्टी में गई, या उसकी कोई और इनकम होगी अदर इनकम में। अब अदर इनकम में क्या था, एक सेक्शन था फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन में क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको स्पाउस को पेंशन मिलती है, उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। उसका डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिलता था, वो न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा। अब लोग मोस्ट कॉमनली यूज सेक्शन जो चैप्टर 6A के डिडक्शन होते हैं, जैसे ATC का डिडक्शन है, जिसमें अपन LIC का डिडक्शन ले लेते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस जो लगती है उसका डिडक्शन लेते हैं, ATD में मेडिकल का जो छूट लेते हैं मेडिकल इनकम की, और ATG में डोनेशन का छूट लेते हैं, ये सब, और एजुकेशन जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट का छूट लेते हैं, ये सब जो सेक्शन थे उन सबको गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया है न्यू टैक्स रिजाइम में। इन सब की छूट नहीं मिलेगी। इट मीन सेक्शन 80 से 80 के जो भी डिडक्शन चैप्टर 6 से कहते हैं सबके सब डिसअलाउ कर दिए। ओनली 3 सेक्शन थे वो जो अलाउ किए। एक तो 80GGA का डिडक्शन है जो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए होता था, उसको अलाउ कर रखा है। 80CCD2 का है जिसमें एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था NPS में उसको अलाउ किया है। एक 80LE का था जो उसमें IFSC में जो यूनिट लोकेटेड थी, जैसे गांधीनगर IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गांधीनगर में आपको IFSC देखने को मिल सकता है। इसके लिए स्पेशल सेक्शन 80LE बनाया हुआ है, उसको न्यू टैक्स रिजाइम में वो अलाउ किया हुआ है। अब क्वेश्चन होता है सर कि अपने अगर आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। भाई आपको नया टैक्स रिजाइम में जाना है, अगर किसी को लगता है मैं न्यू टैक्स रिजाइम में आई वांट टू गो, तो उसके लिए ऑप्शन कैसे रहेगा। तो इसके लिए सर 2 सेग्रीगेशन कर रखे हैं। एक तो जिसके बिजनेस इनकम है उसके लिए अलग से अप्रोच कर रखा है, और एक दूसरा जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब जिसका सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, एक्सेट्रा। अगर किसी का इनकम फ्रॉम बिजनेस है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे 31 जुलाई ड्यू डेट है रिटर्न की, तो उससे पहले आपको ऑप्शन ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा मैं फॉर्म नंबर बता दूंगा आपको कि हम लोग ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं। फिर गवर्नमेंट ने उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, अगर आपने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया अगर और आपका बिजनेस इनकम है तो आपको हर साल वही ऑप्शन लेना पड़ेगा। से आपने फर्स्ट ईयर में ले लिया, सेकंड ईयर में ले लिया, थर्ड ईयर में लिया, अब थर्ड ईयर में आपको अगर चेंज करना है, से यू वांट टू स्विच फ्रॉम न्यू टैक्स रिजाइम टू ऑल टैक्स रिजाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने स्विच करना है तो कर दो आप स्विच। जिस साल स्विच करोगे उसके बाद कभी भी ये ऑप्शन आपको वापस न्यू टैक्स रिजाइम वाला ऑप्शन पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप समझे, मतलब आपको न्यू टैक्स रिजाइम में, ऑल टैक्स रिजाइम में पहले आपने सेलेक्ट कर लिया न्यू टैक्स रिजाइम, उसके बाद आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम वापस ले लिया उसके बाद वाले ईयर में, तो आपको लाइफ टाइम का बैन है, न्यू टैक्स रिजाइम में आप जा नहीं सकते हो। ये सिर्फ बिजनेस के लिए है। अगर आपका इनकम अदर देन बिजनेस इनकम है, जो आप ITR फाइल कर रहे हो, सैलरी का है सपोज, तो आपको हर साल ये ऑप्शन मिलेगा। उसमें कोई लॉक इन पीरियड है, ब्लॉक पीरियड नहीं है। हर साल आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो, गवर्नमेंट को बताओ मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, कर लो। नेक्स्ट ईयर आपको मन नहीं है, पुराने सिस्टम में जाना है, तो आप इजीली यू कैन गो टू ओल्ड सिस्टम। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बिजनेस का तो अलग अप्रोच है और सैलरी का तो अलग अप्रोच है। तो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कैसे करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म दे रखा है, फॉर्म IE 10 IE।
सो इस फॉर्म को भर के अपन वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो रैंडम क्वेश्चंस या जो किसी के दिमाग में आ सकते हैं, या सब तो डिसअलाउ कर दिया, तो अलाउ कौन सा एग्जामेशन है, तो मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है। जैसे पीपीएफ में इंटरेस्ट आता है, वो सेक्शन 10(1) में एग्जाम होता था, उसमें वो नहीं, ऊपर वाली लिस्ट में नहीं देगा, तो वो अभी भी मिलेगा। ये सुकृत समृद्धि योजना है, उसका 1011 में उसका इंटरेस्ट आता था, और विड्रोल पे जो पेमेंट था वो भी एग्जाम्ट है, और पीपीएफ में जो विड्रोल पे पेमेंट है वो भी एग्जाम्ट है। ओल्ड में भी था, इसमें भी है। एक आपको पता है कि एलआईसी से पैसा पे बैक आता है या मैच्योरिटी पैसा आता है, वो 10(10)D में एग्जाम था, वो भी एग्जाम्ट है। सो ये मैंने फिर भी एक जितना एक एग्जाम्पल की लिस्ट दे दी है, तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, जो मैंने वो ऊपर वाली जो लिस्ट दे रखी है, अगर उसके बाहर कोई भी डिडक्शन एग्जाम्शन अवेलेबल होगा तो वो अभी भी अवेलेबल होगा। वो एक फुल फ्लेज लिस्ट है, उसकी लिस्ट के बाहर जो भी होगा वो अलग होगा। एक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, वो इस नए स्कीम लेंगे तो वो ईएमटी जो था वो नहीं लगेगा, और ईएमटी की जो क्रेडिट थी वो भी लैप्स हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, और ये आपको समझना भी नहीं, नॉर्मल बिजनेस के लिए थोड़ा सा ही इसको अवॉइड कर सकते हैं अपन। एक होता था प्रीवियस ईयर के अंदर कोई लॉस है, और डेप्रिसिएशन का जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा था उसका क्या होगा। जो लॉस और डेप्रिसिएशन जो मैंने खर्चे जो डिसअलाउ बताया उससे रिगार्डिंग होगा। अगर जो लॉस का पोर्शन है, डेप्रिसिएशन का पोर्शन जो अपन ने जो खर्चे रिडक्शन दिखाए उसके रिगार्डिंग होगा, तो वो अभी भी अलाउ नहीं होगा, मतलब वो करंट ईयर के जो प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। ये भी थोड़ा सा जनरल यूज़ में कम आता है। फिर एक सीबीटीटी की क्लैरिफिकेशन आ रखी है कि अगर जैसे आप सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर वो टीडीएस काटता है, वो कौन सी रेट पे काटेगा, न्यू टैक्स रिजाइम में काटेगा, ओल्ड टैक्स रिजाइम में काटेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में और न्यू टैक्स रिजाइम में काटना है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एक एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दोगे, वो जो इंटीमेशन है उसमें लिख के दोगे आपको व्हाट यू वांट, लाइक यू वांट टू गो फॉर न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम, तो आपको पहले से ही बताना है, तो एम्प्लॉयर उस हिसाब से टीडीएस काटेगा। नाउ क्वेश्चन इज, जैसे आपने डिक्लेरेशन दी एम्प्लॉयर को मेरे को न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है। अब साल एंड को जब रिटर्न फाइल करने लगे आप, तो आपको लगा यार मेरे को तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है, मैंने ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना नहीं है, ठीक है। या आपने जो भी एम्प्लॉयर को डिडक्शन जो इंटीमेशन दी है उसके दूसरा ऑप्शन आपको एक्सेस करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो आप इजीली कर सकते हो। एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देने का मतलब ये नहीं कि आपको वही करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को आप इंटीमेशन दोगे ना फॉर्म 10(I) में, वही आपको ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। आप समझे, मतलब एम्प्लॉयर को डिडक्ट, अगर आपको जब एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दे रहे हो तो आपकी थिंकिंग हो सकती है कि मेरे को न्यू टैक्स रिजाइम में फ़ायदा होगा तो मैं न्यू टैक्स रिजाइम में जाऊँगा। जब रिटर्न भर रहा है तो आपको लगा मेरे को ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है, तो आप इजीली यू कैन गो, बट कंडीशन इज दैट कि यू हैव टू फुलफिल ऑल द कंडीशन। जैसे फॉर्म भर के आपको इंटीमेशन देना है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो सब आप सोच के ही काम ले सकते हो। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा चला जाए, ताकि वो अपना नॉलेज इन्हांसमेंट कर सके और अपने लिए कोई राइट डिसीजन ले सके। अब क्या है कि जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनको इतने सारे सेक्शन हैं तो उनको पता नहीं होगा उनके लिए जो एप्लीकेबल पोर्शन होगा, इसलिए मैंने बाइफर्केशन कर लिया। सैलरी वाले हैं सिर्फ वो सैलरी का ही ध्यान रखें, उनको बिजनेस में हाउस प्रॉपर्टी में फिर भी ठीक है कि उनको होम लोन लेना का होता है, होम लोन की छूट भी मिलती रहती है, तो देख सकते हैं भाई बिजनेस वाला पोर्शन वो अवॉइड कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार मोदी जी सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस, आम आदमी भी रिटर्न भर सके, और जब ये सब पूरा पढ़ा है आपने तो आपको लग रहा होगा कि यार इट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अर्लियर लॉ। तो ये मेरे हिसाब से निर्मला सीतारमन जी या मोदी जी की पता नहीं दुश्मन है, या पता नहीं जो मोदी जी का इंटेंशन है और निर्मला सीतारमन की जो एक्शन है वो मिसमैच रहते हैं, पता नहीं क्यों। एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। हमारे पास क्लाइंट आता था कि यार हमें टैक्स बचा के दो आप, तो हम लोग उसको LIC दिलाते थे, हेल्थ इंश्योरेंस दिलाते थे। अब जब उसको हेल्थ इंश्योरेंस दिलाया, उसने हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लिया? टैक्स बचाने के लिए। जब उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती थी उसको हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता था, तब उसको लगता था यार ये क्या मैंने टैक्स बचाने के लिए लिया था, मगर इससे टैक्स से ज़्यादा तो ये मेरा अभी बेनिफिशियल लग रहा है मेरे को।
इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। इन्वेस्टमेंट से उनको इनडायरेक्टली बहुत सारा बेनिफिट मिलता था टैक्स के अलावा। अब निर्मला सीतारमन ने वो क्या बोल रही हो कि अभी इन्वेस्टमेंट करना बंद करो, आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाओ, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? आपको पता है कि एक किसी की लाइफ बचाना, मैंने LIC लाइफ इंश्योरेंस किसी को दिलाया, उसको टैक्स बचा, उसके साथ बाई चांस कभी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया तो उसकी पूरी लाइफ थी, जो वो पैसे कमाता है उस लाइफ इंश्योरेंस में उसको घर वालों को उतने पैसे मिल जाएंगे। अब वो बंदा क्यों करेगा? अगर न्यू टैक्स रिजाइम में अगर वो जा रहा है, उसको 200 रुपये या 300 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है टैक्स सेशन में, न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम 200 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो किस में जाएगा? न्यू टैक्स रिजाइम में जाएगा। वो 200 रुपये के कारण वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट करता तो उसकी सेविंग भी होती, उसका लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ का इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ का तो हेल्थ का भी इंश्योरेंस होगा। अब वो क्यों करेगा? तो ये दो कोशिश, सिंप्लीफिकेशन, किसी भी कंडीशन में सिंप्लीफिकेशन नहीं है। आम आदमी कैसे दो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? उसको एक दिन बैठना पड़ेगा पूरा, ये करूँगा मैं इस पोर्शन में, ऑप्शन 1 में ये करूँगा, ऑप्शन 2 में ये करूँगा। अब वो कंफ्यूज हो गया कि यार क्या करें, फिर CA के पास जाएगा, CA को बोलेगा मैं क्या करूँ, मतलब उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, CA का टाइम वेस्ट हो रहा है, और निचोड़ जो रिजल्ट है ना वो 0 निकलेगा किसी का भी। आप सिंप्लीफिकेशन कहाँ हुआ यार? डोंट नो, पता नहीं वो कैसे सोच के लॉ लेके आ रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो। सेकंड, इन्वेस्टमेंट को जब इंट्रोड्यूस किया ना, उसी एवज में इंट्रोड्यूस किया था। पर्पस वही था कि टैक्स बेनिफिट के साथ साथ लोगों, टैक्स बेनिफिट तो सेकंड पर्पस था। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्पस था कि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं उसे लाइफ उनकी कवर हो, हेल्थ इंश्योरेंस करो, वो बच्चों को पढ़ाए, इसलिए स्कूल फीस के लिए डिडक्शन देते थे। अब वो बोले डिडक्शन ही मत दो, चलो इट इज़ आउट ऑफ स्कोप फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग अभी नेक्स्ट में मैं एक कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, ताकि अपन उसको सेग्रीगेशन करके ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचे, कहाँ पे अपन को ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन 1 रहेगा, कहाँ पे ऑप्शन 2 रहेगा। चलो ओके बाय।